में देखें इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट, ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन केस ऑफ ए कंपाउंड विथ द स्ट्रक्चर। अब देखिए इस स्ट्रक्चर का कह रहा, बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे। तो सबसे पहला बच्चों हमें वो सेंटर खोजना होगा जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों आपको पता है कि डबल बॉन्ड या जहाँ पे रोटेशन रुका हुआ रहता है वहां पे पॉसिबिलिटी उसका होता है। तो अब देखें कि डबल बॉन्ड में रोटेशन रुका हुआ है तो एक सेंटर तो हमारा ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और दूसरा सेंटर वापस फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दो सेंटर है जहाँ पे रोटेशन रुका हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसमें कंडीशन लगाएं तो टर्मिनल वैलेंसी देखें दोनों अलग है, H और CH3 है यहाँ पे, H और ये पूरा ग्रुप है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों में ही क्या होगा बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। इसका मतलब कि n का वैल्यू यहाँ कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। और आपको पता हो कि अगर अनसिमेट्रिकल सिस्टम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का संख्या 2 टू द पावर n होता है। इसका मतलब 2 पे पावर 2 करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे बच्चों, 4 आ जाएगा। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पे आए तो 96 में कह रहा है आपसे, तो आप देखो ये आंसर 4 आ रहा है, इसका आंसर आप ये कर सकते हैं 96 में कह रहा है बताइए कि किस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो कंडीशन होता है बच्चों वो आप लगा दें। पहले में अगर देखें गौर से तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला कंपाउंड देखिए यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इसका टर्मिनल वैलेंसी अगर देखें बच्चों तो ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर टर्मिनल वैलेंसी सेम हो गया तो ये कभी भी नहीं कर सकता है। फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको टर्मिनल वैलेंसी सेम दिख रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी टर्मिनल वैलेंसी सेम है, यहाँ भी टर्मिनल वैलेंसी सेम है। तो यहाँ पे अगर आप देखें टर्मिनल वैलेंसी क्या है, डबल बॉन्डेड सिस्टम में या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले सिस्टम में अलग है। एक H होगा तो दूसरा इथाइल होगा, फिर यहाँ H है तो उसके साथ इथाइल है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें कह रहा बच्चों कि जब ये रिएक्शन होता है, जब ये रिएक्शन हो रहा है तो इसमें कह रहा एक कायरल सेंटर बन रहा है, और वो कायरल सेंटर ये वाला कार्बन होगा बच्चों। क्योंकि अगर आप इसका ओपन करके स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, ये CH3 है, फिर यहाँ पे एक H आएगा, फिर यहाँ पे एक OH आएगा, और यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा बच्चों, CN। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया हुआ। तो ये देखिए कायरल कार्बन है, जब कायरल सेंटर एक होता है तो पावर 1 करें 2 पे पावर, तो यहाँ से आ जाएगा ये कितना बच्चों, 2 आएगा। ये एक कंपाउंड और इसका एक मिरर इमेज, तो इस तरीके से आंसर इसका बी हो जाएगा। अब कह रहा है कि द मॉलिक्यूल 3 पेंटीन टू ऑल। तो पहले आप 3 पेंटीन टू ऑल का आप स्ट्रक्चर बना ले। तो 3 पेंटीन टू ऑल का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दूसरा कार्बन पे आपको OH लगाना और तीसरा कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड लगाना। तो अगर आप देखें बच्चों तो यहाँ पे तो CH3 बन जाएगा, यहाँ पे एक H बन जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, सी स्टार है। मतलब इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हम अलग अलग लिख सकते हैं दो तरीके से। फिर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे देखें तो डबल बॉन्ड का सारा कंडीशन वैलिड हो रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए, एक ग्रुप ये एक ग्रुप H। फिर यहाँ पे एक ग्रुप CH3 एक ग्रुप H, तो दोनों ग्रुप क्या अलग अलग है, प्लेनर मॉलिक्यूल है ये, टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में आएंगे। इसलिए ज्योमेट्रिकल का ये पूरा तरह से कंडीशन फुलफिल कर रहा है और ऑप्टिकल का भी कर रहा है, इसलिए ए और बी दोनों हो गए। अब बात आता है मेटामेरिज्म। तो बच्चों मेटामेरिज्म कभी भी मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे तो अल्कोहल है तो इसलिए ये कभी भी नहीं कर सकता। दूसरा टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म में क्या होता है बच्चों, रिजोनेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग टोटोमेरिज्म नहीं ले सकते क्योंकि लोन पेयर सिंगल सिंगल आ रहा। ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चों वो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। H हट के निगेटिव जो बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल होगा। तो उस तरीके का आंसर देखे तो यहाँ पे ए में दे रखा है बच्चों। अगर आप 99 की बात करें तो 99 में क्या पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं अक्सर एग्जाम में। इसमें कह रहा कि द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो। अब यहाँ देखिए लिखा आपको स्टीरियो आइसोमर भी बताने, ऐसे टोटल आइसोमर लिखा है तो हमको टोटल ही बताना था, स्टीरियो प्लस स्ट्रक्चरल इन डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। पहला जो कंपाउंड है वो क्या बच्चों, डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो चलिए हम पहले डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन के बारे में समझ लेते हैं। हम देखिए डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका मतलब ये कि पहले तो हमें एक साइक्लोप्रोपेन बनाना चाहिए, इसके ऊपर डाईमिथाइल लगाना। अब सोचो बच्चों इसके ऊपर दो मिथाइल को हम कैसे लगा सकते हैं। तो तीनों कार्बन में से किसी भी कार्बन पे हम लोग दो कार्बन
दो मिथाइल लगा देंगे, एक तो ये हो जाएगा बच्चों पहला। देखो जब भी आपको स्ट्रक्चर और स्टीरियो दोनों काउंट करना हो तो कोशिश करें कि आप उसका सबसे पहला पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसमें सिस और ट्रांस देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो हम पहले इस कंपाउंड का क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएंगे, कितने तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। हम जैसे देखें ये हो गया, और दूसरा जो आएगा बच्चों वो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ऐसा कि एक कार्बन पे एक मिथाइल को और दूसरे कार्बन पे दूसरे मिथाइल को, यही हो सकता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर आप देखें डाइमिथाइल में तो ये दो ही हो सकते हैं, लेकिन अब स्टीरियो भी कह रहा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि स्ट्रक्चरल आइसोमर जो भी आपका बना है, इसका रूल लिखने से यही होता है कि आप पहले उस कंपाउंड का टोटल स्ट्रक्चरल लिख देते। स्ट्रक्चरल तो देखिए दो ही तरीके से हो सकता है, जो बोला गया डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो दो मिथाइल को आपको रखना ही रखना है, तो दो मिथाइल को आप इसी दो तरीके से लगा सकते हो। अब उसके बाद जब आप स्ट्रक्चरल लिख लेते हैं तब आप देखिए कि हर एक स्ट्रक्चरल का क्या स्टीरियो फॉर्मूला पॉसिबल है या नहीं है। अब सोचिए क्या हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर ये लिखा हुआ तो इसका स्टीरियो लिख सकते हैं क्या, तो इसका किसी भी तरीके से स्टीरियो हम लोग नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल ही होगा, एक कंपाउंड तो ये माना जाएगा बच्चों। अब आइए यहाँ पे क्या हम लोग कर सकते हैं, इसका हम स्ट्रक्चरल तो ये हो गया, स्टीरियो हम अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो H है, ठीक है, और यहाँ का जो H है उसको हम क्या करते हैं सेम साइड रखते हैं। जैसे आप सेम साइड रखेंगे तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो मिथाइल है वो बेस पे चला जाएगा, और यहाँ का जो मिथाइल है वो भी कहाँ चला जाएगा, बेस पे चला जाएगा। तो ये देखिए एक तरह से सिस फॉर्म में हो गया, ये एक तरह से सिस फॉर्म में हो गया। इसको हम ऐसे इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो पहले आप सबका स्ट्रक्चरल लिखें, उसके बाद देखिए कौन सा स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल शो कर रहा। अगर ज्योमेट्रिकल शो कर रहा तो वो कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता, पहले आप वो लिखेंगे। तो जैसे देखिए ये स्ट्रक्चरल वाला ज्योमेट्रिकल शो कर रहा था, तो ये कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो होंगे, एक सिस होंगे और एक ट्रांस होंगे, एक सिस होंगे और एक ट्रांस होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक सिस और एक ट्रांस बना दे रहे हैं। अब मान लिया कि यहाँ पे CH3 को कर दिए और ये क्या रह जाएगा हमारा CH3 रह जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पहला काम तो आप ये करेंगे कि स्ट्रक्चरल बनाएंगे। अब सारे स्ट्रक्चरल का सोचेंगे कि क्या वो ज्योमेट्रिकल हो सकता है या नहीं हो सकता। अब देखिए कि ये ज्योमेट्रिकल ये दो बन गया, ये सिस हो गया और ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। अब फिर से देखेंगे कि ये जो ज्योमेट्रिकल बना है उनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए बच्चों तो इसमें आपको POS नजर आ रहा होगा, वो कैसे नजर आएगा, तो अगर आप यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से अगर आप कट करते हैं तो ये जो CH3 ग्रुप यहाँ पे H और H लगा हुआ वो दोनों क्या होगा बच्चों, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। तो ये H और ये H दोनों क्या हो जाएगा, आधा आधा कट जाएगा, और ये CH3 पूरा ऊपर, ये CH3 पूरा ऊपर, उसके सामने H नीचे H नीचे। इस तरह देखें इसमें POS है, तो POS है इसका मतलब इसका कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। जबकि आप इसमें देखें बच्चों तो इसमें आपको POS नहीं मिलने वाला है। अगर आप इस तरीके से कट करें तो POS इसमें नहीं है, इसमें POS नहीं है। क्या इसमें आपको COS मिल सकता है क्या, COS भी नहीं है। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड क्या हो गया ऑप्टिकली एक्टिव है। और बताइए कि अगर ट्रांसफॉर्म इसका ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, इसका मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमेशा दो फॉर्मेट में होता है। तो इस कंपाउंड को हमें कितने बार लिखना होगा बच्चों, दो बार लिखना होगा, क्योंकि एक तो ये जो अभी आपको दिख रहा और इसका एक और रहा होगा जो इसका मिरर इमेज होगा। तो दो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल जो आ रहा बच्चों कितना आ रहा, 4 आ रहा। तो 4 देखें इस ऑप्शन में इस ऑप्शन में, तो ये दो ऑप्शन तो यहाँ पे हमारा मिल गया, मतलब ये और ये ऑप्शन कट जाएंगे। अब आइए दूसरा पे, अब आ रहा डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो इसमें अगर हम देखें बच्चों सेम कहानी से आप यहाँ भी निकालें। सबसे पहले डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन का एज पॉसिबल आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों मिथाइल को एक ही कार्बन पे लगा दें, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि दो मिथाइल है तो हम एक को इस कार्बन पे लगाएं और एक को इस कार्बन पे लगाएं। फिर तीसरा ये हो सकता है कि हम यहाँ पे एक लगा दें और एक यहाँ पे लगा दें। अब देखिए बच्चों हम क्या किए यहाँ पे, हम ये किए हैं अभी
कि इस कंपाउंड का जितना स्ट्रक्चरल हो सकता है पहले वो बना लिए। अब हर एक स्ट्रक्चरल में देखें कि क्या वो ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है या नहीं कर सकता। अब बताइए ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है क्या, नहीं शो कर सकता, इसका मतलब ये एक ही कंपाउंड माना जाएगा। अब इसमें देखें ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है क्योंकि इसका कंडीशन है, और अगर ये ज्योमेट्रिकल शो किया इसका मतलब यहाँ पे अलग अलग अरेंजमेंट देंगे आप। तो अगर इसका अलग अलग अरेंजमेंट होगा इसका मतलब है बच्चों अब इसका दो कंपाउंड बनेगा, और वो दो कंपाउंड आप कैसे कैसे बना सकते हैं, तो एक बार दोनों को सिस में रखें, एक बार दोनों को सिस में रखें, दो मिथाइल को, ठीक है, और एक बार ट्रांस में रख दें, एक बार आप ट्रांस में रख दें। तो ये इस तरीके से हो गया बच्चों, एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको एक कंपाउंड दिख रहा है वो एक नहीं है बल्कि ये दो कंपाउंड है। एक ये हो गया, फिर एक आइसोमर ये हो जाएंगे, फिर एक आइसोमर ये आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे कि ये जो ज्योमेट्रिकल बना उनमें से कोई ऑप्टिकल है या नहीं है, उनमें से कोई ऑप्टिकल है या नहीं है। तो इसमें देखो बच्चों आपको POS नजर आ रहा होगा, इसमें क्या है आपका POS है, पहले स्ट्रक्चरल फिर उसका ज्योमेट्रिकल, फिर ज्योमेट्रिकल में चेक करें कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो POS हो गया खत्म, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये इनएक्टिव है तो ये एक सिंगल फॉर्म में ही रहेगा बच्चों, सिंगल कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा। अगर आप इसको चेक करें तो इसमें आपको कहीं भी POS नहीं मिलने वाला है, इसमें कहीं भी आपको COS नहीं मिलने वाला, POS नहीं है, सॉरी इसमें POS था, POS नहीं है, COS नहीं है। तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया बच्चों, एक्टिव। और आपको पता है कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका हमेशा दो फॉर्म होगा, जो एक आप देख रहे हो वो, और एक इसका मिरर इमेज होगा, एक इसका क्या हो जाएगा, मिरर इमेज होगा। इसका मतलब कि इस कंपाउंड को हम लोग क्या मानेंगे, इसका मिरर इमेज होगा। ये क्या हो जाएगा, इसका एक मिरर इमेज। चूंकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमेशा पेयर में होते हैं, इसका मतलब एक तो ये होगा और एक ये होगा। बताओ बच्चों अभी तक कितना कंपाउंड हो गया आपको, एक यहाँ मिला, दो, और फिर इसका एक मिरर इमेज, तीन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें, अगर आप इसमें आएंगे बच्चों तो यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ज्योमेट्रिकल शो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ज्योमेट्रिकल शो। तो अब सोचिए अगर ये ज्योमेट्रिकल शो हुआ तो वापस फिर से इसका वही कहानी होगा कि एक बार अगर हम इन दोनों को सिस में रखते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए POS आएगा, मतलब ये वापस क्या हो गया, इसमें POS है, तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। OI का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पे वापस फिर से देख लें कि यहाँ पे एक कंपाउंड हो गया ये, ठीक है, ये कंपाउंड ये। फिर इसका जो एक ट्रांसफॉर्म आएगा बच्चों, तो ट्रांसफॉर्म में देखिए क्या होगा कि ये अगर ब्रिज पे है तो इसको हम लोग डैश पे लिखेंगे, इसको किस पे लिखेंगे, डैश पे लिखेंगे। तो इसमें अगर देखें क्या ये POS आ रहा है या नहीं आ रहा, तो बच्चों अगर हम इसी लाइन पे इसको कट करते हैं, इसी लाइन पे इसको कट करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए इसमें POS आ रहा है, इसमें COS नहीं आ रहा। तो इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ से तो ये CH3 ऊपर जाएगा, ये CH3 नीचे जाएगा, इसका मतलब कि इसमें POS भी है और COS भी है। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसका मतलब इस फॉर्मेट का जो कंपाउंड है बच्चों, इसका दोनों फॉर्मेट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब एक ये होगा और एक ये होगा। अब टोटल काउंट करें आप कितना आपको हो गया, एक कंपाउंड ये था तो एक हो गया 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितना आ रहा है 6। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, D, 4 और 6 आ गया। तो अगर आपको कभी भी स्टीरियो आइसोमर काउंट करने तो आप कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहला दिए गए कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखें, जैसा कि हम यहाँ पे लिख लिए, ये 3 स्ट्रक्चर आइसोमर हो गया। फिर उस स्ट्रक्चर में देखें कि क्या उसका ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है तब देखें उसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, ठीक है, तो वो सारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप पहले लिख लें। तो एक ये हो गया। अब इस कंपाउंड का दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब अरेंजमेंट के अनुसार, तो इसको छोड़ के हम इसको काउंट करेंगे क्योंकि ये तो एक सिंपल कंपाउंड है। फॉर्मेट ये हो गया था, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब एक ही फॉर्मेट, इसके दो फॉर्मेट आएंगे। तो इस तरीके से देखें बच्चों तो 6 आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100। 100 में क्या कर रहा है, इस मॉलिक्यूल में आपको ढूंढने हैं कि क्या प्लेनोसिमेट्री है, सेंट्रोसिमेट्री है, C3 एक्सिस है, C4 एक्सिस है या नहीं है। तो पहला है प्लेनोसिमेट्री। प्लेनोसिमेट्री देखें बच्चों है या नहीं है, तो आप इसको किसी भी तरीके से कट करें, आप ऐसे कट करें,
ऐसे कट करें, डायगोनली कट करें, कहीं भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा होगा, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में देखिए क्या कहता है कि इमेजिनरी पॉइंट आपको ढूंढने हैं मॉलिक्यूल के बीच में, और अगर वहां से कहीं भी जाए उसके जस्ट अपोजिट जाना 180 डिग्री पे, और सेम ग्रुप मिलना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप ऊपर बढ़ते हैं उस लाइन में तो सीएल मिलेगा, और इसी लाइन में अगर आप नीचे आ जाए तो सीएल मिलेगा। फिर इस लाइन में ऊपर जाए C2H5, फिर इस लाइन में नीचे आए C2H5, फिर यहाँ से H, फिर यहाँ से H, इसका मतलब इसमें COS है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पीओएस नहीं है। C3 एक्सिस सिमेट्री मतलब मॉलिक्यूल को 120 डिग्री से रोटेट करने पे पता ना चले कि हम रोटेशन किए भी हैं, जबकि यहाँ पे ये ऐसा हो नहीं सकता, ये ट्रायंगुलर ज्योमेट्री में होता है बच्चों। C4 एक्सिस में क्या होगा कि अगर हम यहाँ से यहाँ कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि इस कॉर्नर पे भी क्लोरीन था, बाद में ये आपको H दिखने लगेगा, इसलिए ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बच्चों, वापस ठीक है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव साइक्लोअल्केनॉन्स, ठीक है, आर पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8O। अब ध्यान से देखें इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वापस। तो सबसे पहला बच्चों, हम जब भी आपको कोई भी अननोन कंपाउंड आता है तो उसका हम सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं कि आप DOU निकालें। इसका DOU निकालेंगे तो आपको 2 आएगा। तो सोचिए 2 DOU आने का क्या मतलब है, बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उन सारे मतलब को देखना नहीं है। यहाँ पे सीधा आपको बोल रखा है साइक्लो अल्केनॉन्स बनाना, मतलब एक साइक्लिक बनाना, उसके ऊपर कीटोन ग्रुप लगाना ही लगाना है। तो अब सोचें कि C5 है, तो हम बच्चों क्या करते हैं, मैक्सिमम से शुरू करते हैं। मैक्सिमम कहने का मेरा मतलब ये कि यहाँ पे 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का रिंग हम बनाते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम हम लोग 5 कार्बन का रिंग बना लेते हैं। तो 5 कार्बन का अगर आप रिंग बनाते हैं तो इसके ऊपर कीटोन ग्रुप आप ऐसे लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये एक हमारा हो गया। ठीक, दूसरा, अब वापस देखिए हमसे क्या पूछा, ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन हमारा जो फोकस होगा पहले सारा का सारा स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने पर होगा। तो एक ये स्ट्रक्चरल आइसोमर इसका हो सकता है। दूसरा, अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हमें 4 कार्बन का रिंग बनाना होगा, क्योंकि 5 में तो यही एक पॉसिबिलिटी है। तो 4 कार्बन का आप रिंग बना ले। अब देखिए जैसे 4 कार्बन का रिंग बनाएंगे तो आपको साइक्लोऑन्स तो बनाने हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या देना होगा, डबल बॉन्ड देना होगा ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कहीं लगा दे। अब सोचें कि आपके पास एक्स्ट्रा कार्बन कितना बच गया, सिर्फ एक कार्बन बचा, तो एक कार्बन का बनेगा मिथाइल। अब सोचिए उस मिथाइल को इस 4 मेंबर रिंग के ऊपर आप कितने तरीके से लगा सकते हैं। तो बच्चों एक तरीका तो हमारा ये हो गया, तो ये, फिर अगर हम दूसरा तरीका ढूंढें तो दूसरा तरीका हमें ये भी मिल रहा कि ये ऐसे ही रखते हैं और एक को हम यहाँ ले आते हैं बच्चों, ठीक है। तीसरा तरीका, ये यहाँ लगाने से होगा क्या, तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो जाएगा, मतलब 4 मेंबर रिंग के साथ तो ये 2 पॉसिबिलिटी आ रहा बच्चों। फिर अब हम लोग आते हैं फोर्थ में अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 4 मेंबर रिंग से 3 मेंबर रिंग पे आ जाएंगे। अब सोचिए अगर आप 3 मेंबर रिंग बनाते हैं तो आपको साइक्लोन्स तो बनाने हैं, इसका मतलब डबल बॉन्ड को तो आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। अब सोचिए आपके कंपाउंड में था 5 कार्बन, आप 3 कार्बन का रिंग बना दिया, अभी आपके पास कितना कार्बन बच गया, 2 कार्बन। और बच्चों जब भी आपके पास 2 कार्बन बचता है तो हमारे पास 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं। और 2 टाइप का सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा होता है, तो हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि हमारे पास 2 मिथाइल बनने के चांस होते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट, या फिर दोनों कार्बन को मिला के एक इथाइल बनाने का चांस होता है। इसका मतलब कि अब हमारे पास यहाँ देखिए 2 तरह का सब्स्टिट्यूएंट है, 2 मिथाइल और 1 इथाइल। तो यही दोनों टाइप का सब्स्टिट्यूएंट अब हमें इस 3 मेंबर रिंग के ऊपर इम्पोज करना है। तो बच्चों हम पहले इस 2 मिथाइल को इसके ऊपर अरेंज करते हैं, फिर हम लोग 2 इथाइल को करेंगे। तब सोचिए 2 मिथाइल को आप कैसे कैसे कर सकते हैं, तो एक तरीका हमें ये आ रहा है कि दोनों मिथाइल को एक ही कार्बन पे जोड़ देते हैं, ठीक है, ये चौथा बन गया स्ट्रक्चरल आइसोमर। पांचवा जो होगा बच्चों, वो पांचवा हम इसको ऐसे बना सकते थे, C डबल बॉन्ड वो तो रहेगा ही, एक मिथाइल को हम यहाँ लगा दें और दूसरे मिथाइल को हम वापस यहाँ लगा दें बच्चों, ठीक है। अब वापस फिर से अगर आप 6 की बात करते हैं तो 6 में देखिए मिथाइल दोनों एक तरीके से लग चुका है, अब इससे अलावे और आप मिथाइल को नहीं लगा सकते। तो अगर आप मिथाइल को नहीं लगा पा रहे हैं तो अब आपको किसके ऊपर आना चाहिए, इथाइल के ऊपर आना चाहिए।
तो आप इथाइल को लगा दें, तो इस तरीके से आप एक इथाइल को कहीं भी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। तो ये इतना स्ट्रक्चरल आइसोमर तो बन गया। अब आपसे पूछा गया है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन से हैं। तो बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए हमें ग्रुप का ओरिएंटेशन पहले जज करना होगा, ठीक है, कि उस मॉलिक्यूल में क्या कोई ओरिएंटेशन हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो ग्रुप है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, इसको आप कितने ओरिएंटेशन में दे सकते, ये तो यही रह जाएगा। तो इसमें आपको सीधा पीओएस ऐसा दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, क्या लग रहा है कि आपको ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा, तो इसका बच्चों आप कैसा भी बनाएं, ठीक है, या तो इसका क्या होगा, ज्योमेट्रिकल तो हो नहीं रहा, और ज्योमेट्रिकल अगर आइसोमेरिज्म होगा नहीं तो इसका सिर्फ यही एक कंपाउंड है, तो आप इसी को चेक कर लें। तो इसी को अगर हम लोग चेक करेंगे, दोनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मान लें एच और सी एच थ्री का, तो अगर आप करेंगे बच्चों तो इसमें आपको कभी भी पीओएस नहीं मिलेगा, मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ओ ए हम जहां भी लिख रहे हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए लिख रहे हैं। अब सोचिए बच्चों, ये कंपाउंड क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्या नहीं करेगा। अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं किया, मतलब इस कंपाउंड का कोई अलग अलग और फॉर्मेट नहीं बनेगा। तो अलग फॉर्मेट नहीं बनेगा तो इसी में चेक करें। इसमें हमको लगता है पीओएस यहाँ से देखिए आ रहा है, इस तरीके से कट कीजिए, इसमें पीओएस आ गया, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। फिर अगर आप वापस यहाँ पे आए, ये वापस यहाँ पे आए, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। इसमें अगर बच्चों देखें तो इसमें पीओएस आपको कहीं से भी नजर नहीं आएगा, इसका मतलब ये कंपाउंड वापस ऑप्टिकली एक्टिव है। ये कंपाउंड वापस क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर यहाँ पे अगर आप सोचे बच्चों तो ये कंपाउंड क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि ये दोनों sp3 कार्बन दोनों का हाइब्रिडेशन अलग अलग है, ये ग्रुप अलग अलग है, इसलिए ये करेंगे। अब अगर ये करेंगे बच्चों तो इसका मतलब है कि इसका दो फॉर्मेट होगा, तो इन दोनों फॉर्मेट में चेक करना होगा कि कौन होगा। तो इसका एक सिस होगा एक ट्रांस होगा। तो अगर बच्चों आप सिस वाला बनाते हैं, अगर हम इसका वापस दो ग्रुप बना के चेक करें, तो इनमें से दो कंपाउंड होंगे, एक सिस वाला और एक ट्रांस वाला। तो अगर आप देखें तो ये सिस वाला हो गया, और इसी का अगर आप ट्रांस वाला बना दें इस तरीके से कि ये मिथाइल और ये ऐसा जाएगा, ठीक है। अब देखें ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये पीओएस इसमें रखता है, इसमें पीओएस आपको नहीं आएगा, मतलब ये वापस क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो बच्चों इस कंपाउंड का दो फॉर्म होगा, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा, तो उसमें से सिस वाला फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांस वाला फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। फिर यहाँ आए, इसमें देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा क्या, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो एक ही फॉर्मेट रहेगा, तो इसमें पीओएस देख लेते हैं क्या इसमें पीओएस आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब ये कंपाउंड वापस क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब देखें कि इतने आइसोमर में से आपको कितने आइसोमर मिले जो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आपको मिले एक दो तीन और चार। अब सोचिए चार आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या वो सिंगल होंगे या पेयर में होंगे, पेयर में होंगे। इसका मतलब टोटल अगर हम आइसोमर की बात करें तो 4 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 2, तो ये टोटल आ जाएगा 8। तो ये देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8। तो 101 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 8। ये बहुत ही अच्छा सवाल था। अब यहाँ से देखिए 102 102 इसमें कह रहा है क्या कि बताइए इनमें से कौन सा आइसोमेरिज्म हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पहला दिया हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस्टम अगर खोजे तो एक डबल बॉन्ड भी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस्टम में एक डबल बॉन्ड भी है, और एक देखें तो ये रिंग वाला भी है। तो डबल बॉन्ड के अबाउट बच्चों यहाँ पे नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर से जाएं इधर से जाएं इधर से जाएं इधर से जाएं, मतलब ये दोनों वैलेंसी क्या आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, इसलिए डबल बॉन्ड में जीआई इस कंपाउंड में नहीं है, डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है किसके कारण, ये रिंग के कारण, की रिंग पे दो sp3 एटम है जिसके ग्रुप क्या है अलग अलग सब्सटीट्यूट किए हुए हैं, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है। बाकी अब कोई आइसोमेरिज्म इसमें नहीं हो सकता। तो नंबर 103 देखे बच्चों, इसमें कह रहा है कि दिए गए कंपाउंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहा क्या क्या इसके पास 4 स्टीरियो आइसोमर है। तो बच्चों अगर यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है मतलब जीआई हो जाएगा इस डबल बॉन्ड के अबाउट। फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये भी जीआई शो कर रहा है, इसलिए इसको भी हम लोग स्टीरियोजेनिक सेंटर लेंगे। और अगर आप देखें तो ये दोनों जो ग्रुप है बच्चों वो क्या है, एक तरह से आइडेंटिकल दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, स्यूडो कायरल सेंटर।
अब बात वो अलग है कि अगर ये हम लोग देखेंगे तो ये अलग अलग फॉर्मेट में होगा, कहीं सिस होगा तो ये सिस हो सकता है, ट्रांस तो ट्रांसिस और ट्रांस। तो इसमें अगर हम लोग देखें बच्चों, तो अगर हम लोग नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ले जैसा ये लिखा हुआ तो उसके अनुसार ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्यूडो कायरल सेंटर। आपको बताया गया कि स्यूडो कायरल सेंटर में जो स्टीरियो आइसोमर का संख्या होता है बच्चों वो 2 to the power n-1 से आता है। तो यहाँ पे अगर देखें 2 पे पावर कितना कर देंगे 3-1, तो 2 पे पावर कितना आ जाएगा 2, इसका मतलब 4। तो ये तो आंसर सही लग रहा है इसका। कह रहा है कि इसके पास 3 स्टीरियो सेंटर है, इट हैज 3 स्टीरियो सेंटर, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें बच्चों तो 3 स्टीरियो सेंटर, ये स्टीरियो सेंटर हम लोग ये सीडो वाला काउंट नहीं करते हैं, तो रियल में इसका कितना हो रहा है, 2 ही हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इट हैज 2 कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर तो यहाँ पे कितना बच्चों, एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे तो कंपाउंड डज नॉट शो जीआई, जबकि जीआई तो ये शो कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, ठीक है। ये सीडो कायरल सेंटर के कारण हम लोग इसका स्टीरियो आइसोमर, अच्छा ये स्टीरियो सेंटर नहीं कह रहा बच्चों, इस कह रहा कि 3 स्टीरियो आइसोमर है, तो स्टीरियो आइसोमर 3 नहीं होंगे बल्कि कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर तो 3 ही था, स्टीरियोजेनिक सेंटर अगर आपसे पूछता तो 3 होता, ठीक है। लेकिन ये स्टीरियो आइसोमर पूछा इसलिए ये आंसर 4 आ रहा था, तो आंसर ए हो जाएगा। इसमें देखिए कह रहा रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू, तो रेस मिक्सचर का डेफिनेशन क्या बच्चों, इक्यूमोलर मिक्सचर ऑफ 2 इनएंस्यूमर, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनएंस्यूमर। तो ये इनएंस्यूमर डी ऑप्शन में इसलिए ऐसा हो जाएगा। अगर बच्चों आप आगे बढ़े 105 की तरफ, ठीक है, 105 की तरफ, तो 105 की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें देखिए आपसे क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या पूछा, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कर सकते। तो आप यहीं से देख ले बच्चों, ये है 1,1 डाइक्लोरो, 1 पेंटीन है, 1 पेंटीन है, इसका मतलब 1 पे डबल बॉन्ड और 1,1 डाइक्लोरो भी, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड हो गया कि इसका दोनों ही टर्मिनल वैलेंसी सेम हो गया। तो आप देख लें ये वाला तो कभी भी नहीं कर सकता है। फिर आप आए इसके ऊपर, तो इसमें देखिए कह रहा है ये कंपाउंड है, तो एक तो ये जनरल फॉर्मूला बच्चों आप इसको याद भी रख सकते हो ओपन चेन के लिए। लेकिन अगर हम इसका तरीका आपको बताएं तो ऐसे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन अगर हम डीओयू के कंसेप्ट से जाएं बच्चों, तो डीओयू अगर आप इस कंपाउंड का निकालते तो क्या करना होता, हमें ऑक्सीजन को इग्नोर करना होगा। तो ये एन कार्बन है, एन कार्बन के अल्केन में 2n+2 हाइड्रोजन होना चाहिए था बच्चों, 2n+2 हाइड्रोजन होना चाहिए था। फिलहाल अभी है 2n और डिवाइडेड बाय आप कर देंगे 2, तो ये 2n से 2n कट जाएगा, ये 2/2 मतलब 1 DOU आ रहा। अब सोचिए 1 DOU अगर है तो यहाँ पे अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है ओपन चेन में, क्योंकि जैसे हम 2 ऑक्सीजन को यूज करेंगे तो इसका मतलब इधर आप रिंग वगैरह कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि एक पाई बॉन्ड तो फंक्शनल ग्रुप ही ले लिया। तो आपको अब जो भी कार्बन है उसको ओपन चेन में ही रखना होगा। लेकिन अगर बच्चों हम देखें ना तो गौर से, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन बुक में सिर्फ बी ही दे रखा है, ठीक। तो आप इस तरीके से देखें डायोल्स है, अब मान लीजिए हम डायोल्स भी इस फॉर्मूले का बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप एक कंपाउंड बना लें कोई भी C4H8O2, ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन जाएंगे इस तरीके से CH2 और फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये OH। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया, 8 हाइड्रोजन होगा, 3 2 5 और 5 और 3 8 और 2 ऑक्सीजन। लेकिन क्या हम इसी को डायोल्स भी तो बना सकते हैं ना। अगर हम डायोल्स बना के देखें बच्चों, 4 कार्बन है, मान लीजिए हम एक OH यहाँ लगा देते हैं, एक OH यहाँ लगा देते हैं और एक DOU खत्म करना, तो एक DOU खत्म करने का मतलब क्या हो गया ऐसा। तो यहाँ ये नहीं बोला सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, इसमें सिर्फ बोला कि ओपन चेन, तो ये भी तो ओपन चेन ही है। इसमें अगर आप हाइड्रोजन पूरा करके देखें तो यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब काउंट कर ले, 1 2 3 4 हो गया, और हाइड्रोजन काउंट करें 2 2 यहाँ पे 4 5 6 7 8 और 2 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से बच्चों इसका डायल्स भी होना चाहिए, बट आंसर इसमें सिर्फ बी दे रखा है। अगर हम बच्चों अब 107 की बात करें तो इसमें कह रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग 4 स्ट्रक्चर 1 to 4, कह रहा है ये 4 स्ट्रक्चर दिए गए, इनमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखिए कह रहा पहला सारा कायरल कंपाउंड है, तो ये कायरल हो सकता है या नहीं हो सकता बच्चों।
तो अगर आप देखें तो ये C3H7 है, ये इधर है, ये कायरल कार्बन है। तो इस ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव माना जाएगा। अगर आप इसमें बात करें बच्चों, तो इसमें देखिए ये कायरल कार्बन आपको दिख रहा होगा C2H5 CH3, और ये पूरा अलग ग्रुप है। इसमें देखिए तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, चूंकि sp3 एटम होना चाहिए। फिर इसमें देखिए बच्चों, तो इसमें C2H5 और C2H5 है, तो ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कायरल अगर बात करें तो 1 और 3 है। पहला कायरल सारा कायरल है, गलत। 1 and 2 कायरल है, ये बात सही है। 3 कायरल है ओनली, ये तो गलत है। 2 and 4 आर कायरल, 4 तो नहीं है, इसलिए ऐसा आ जाएगा आंसर। Among the following compound, the optically active alkene having lowest molecular mass is। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन ऐसा अल्केन है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है, जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन जो यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, इसमें देखिए एक भी कायरल कार्बन नहीं है, इसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं है, CH3 इसमें अगर आप देखें तो ये कायरल कार्बन है, एक HCH3 C2H5 और इधर साइक्लोप्रोपेन है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। नंबर 109 क्वेश्चन अगर हम लोग देखें बच्चों, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड कायरल नहीं है, नॉट कायरल, ठीक है। तो अगर कायरल देखना हो बच्चों, तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर सब बना के देख लो। इसमें क्या करा, 1 क्लोरोपेंटेन कह रहा है, तो पेंटेन है, इसका मतलब कि आपको 5 कार्बन के एक स्ट्रेट चेन बनाना चाहिए। फिर इसके 1 पे क्लोरीन लगाना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे आप देखिए वैलेंसी अगर पूरा करके देखेंगे तो हर एक कार्बन पे क्या होगा, 2 2 हाइड्रोजन बच जाएगा। तो इसमें एक भी कायरल कार्बन आएगा ही नहीं, तो इसमें कोई भी कंपाउंड इसमें नहीं हो पाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये नॉट कायरल है, ये कायरल नहीं है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें कह रहा है 2 क्लोरोपेंटेन। आप अगर इसी तरीके से बना सबको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 1 2 क्लोरो, तो आप अगर यहाँ लगा दिए तो ये H लग गया, तो ये CH3 हो जाएगा, ये तो कायरल हो गया बच्चों, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। फिर 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, 1 पे क्लोरो है, उसके बाद 2 पे मिथाइल, अब जैसे देखे 2 पे मिथाइल लगा दिए तो ये पूरा ग्रुप अलग हो जाएगा, फिर ये कायरल बन जाएगा। फिर कह रहा 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटीन, तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटीन की अगर हम बात करें तो ये पेंटेन हो गया बच्चों। फिर इसमें कह रहा 2 पे मिथाइल देना आपको, तो 2 पे आप मिथाइल दे दो। फिर कह रहा 3 पे क्लोरीन देना, तो 3 पे क्लोरीन दे दो। आप यहाँ से अगर देखें ये H आ गया, फिर से ये वाला कायरल कार्बन है, चूंकि ये दोनों तो CH3 तो सब में एक एक कायरल कार्बन है, और जब भी एक एक कायरल कार्बन होता है बच्चों तो सारा कंपाउंड वैसा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। 10, ये 110 मतलब 110 का अगर हम लोग देखें, इसमें कह रहा कौन ऐसा कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें बच्चों तो ये कायरल नहीं है, यहाँ पे देखें अगर तो ये कायरल कंपाउंड है, ये कायरल कंपाउंड, क्योंकि एक ही कायरल कार्बन है इसलिए ये तो रोटेट करेगा ही करेगा। यहाँ पे अगर देखें बच्चों तो यहाँ पे ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, इसलिए ये कायरल नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी अगर गौर से देखें तो ये POS है, तो ये कंपाउंड भी क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसमें 2 कायरल कार्बन भी है और एक POS भी है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि मेजो, और मेजो कंपाउंड आपको पता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। अगर हम बच्चों आप बात करें 111 मतलब 111 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर बताने, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एपिक नोमेनक्लेचर के द्वारा। ये बच्चों याद करने वाला आपको पता होगा, सल्फोनिक एसिड का सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑक्सिलिक ये कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अमाइड आएगा, फिर से एल्डिहाइड आएगा। इतने ग्रुप में ये ऑर्डर सही लिखा हुआ, ठीक है, इस तरीके से घटता जाएगा, डिक्रीजिंग पूछा। यहाँ पे अब आ जाए बच्चों 112 में, इसमें कह रहा है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करते हैं बच्चों, कायरल कार्बन के जो 4 ग्रुप होते हैं उसको प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। तो ये हाइड्रोजन है तो चौथा हो गया, फिर ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, इधर कार्बन जाएगा, इधर कार्बन, तो ये तो 1 हो जाएगा। अब इधर बात करें बच्चों तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, कार्बन हो जाएगा। तो और फिर से देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ के बाद फिर से कार्बन ही आएगा, फिर एक ऑक्सीजन आएगा, जबकि यहाँ 2 2 ऑक्सीजन आएगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे ये प्रायोरिटी ऑर्डर 2 जाएगा, तो इधर वाले का 3 चला जाएगा। तो अब देखें कि 1 2 3 घूमना, 1 2 3 घूमना, और चौथा ग्रुप हमसे दूर होना चाहिए, ये ऑलरेडी है भी, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन आर आ रहा। फिर सेम कहानी अगर यहाँ देखें कि चौथा ग्रुप यहाँ पे चला गया, ये वापस पहला बनेगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, दूसरा होगा, तो ये तीसरा होगा।
तो अगर 1 2 3 घूमे तो 1 2 3 ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये चूंकि चौथा ग्रुप हमारे तरफ आ रहा है इसलिए रिजल्ट उसका अपोजिट आएगा। तो ये दोनों ही क्या रहा बच्चों, आर कॉन्फ़िगरेशन में, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगर हम अब 113 देखें तो इसमें कह रहा कि कौन ऐसा एल्कीन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का मतलब बच्चों कि उसके ऊपर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। तो अब देखिए सारा कंडीशन लगा के रोटेशन रुका हुआ रहना चाहिए, तो प्रोपीन लिखा है, तो प्रोपीन लिखा है इसका मतलब रोटेशन तो रुक गया। लेकिन आपको लिखा हुआ 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल है, तब देखिए ये दोनों सेम सेम हो गए, इधर भी सेम सेम, ये कभी भी नहीं कर सकता बच्चों। 2 ब्यूटीन कह रहा था, 2 ब्यूटीन अगर आप गौर से देखें तो ये कर सकता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ एक एच और एक सी एच थ्री, 2 ब्यूटीन, तो ये 6 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन में होता है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों। फिर से देखें, ये 2 ब्यूटीन 2 मिथाइल कर दिया, 2 मिथाइल करेगा फिर वापस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 दोनों आ जाएंगे, फिर प्रोटीन में तो हो ही नहीं सकता। तो अब इसमें आकर देखे बच्चों, इसमें कह रहा कि कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे, तो सेंटर देखें स्टीरियोजेनिक सेंटर एक ये, और अगर आप गौर से देखें तो ये कायरल कार्बन, तो 2 हो गया, तो 2 हो गया तो 2 पे पावर आप कितना कर देंगे बच्चों, 2 कर देंगे, चूंकि अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर हम बात 115 की करते हैं तो इसमें कह रहा है कि कौन ऐसा एल्कीन है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेगा। इसका मतलब वापस बच्चों आपको यही देखना है। तो अगर आप 3 मिथाइल 2 पेंटीन की बात करें तो 2 पेंटीन का मतलब हो गया कि आपको ऐसा बनाना 1 2 पे पेंटीन, तो इन हो गया, तो 3 पे मिथाइल देना बच्चों, तो ये 1 2 3 इसी पे मिथाइल भी देना आपको। अब देखें कि ये कंपाउंड क्या कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है क्या। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें देखना है कायरल सेंटर या पीओएस यूएस देखें। तो चूंकि ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा ये कट जाएगा सारा का सारा, इसलिए ये नहीं हो सकता। फिर कह रहा 4 मिथाइल 1 पेंटीन, 1 पेंटीन है, इसका मतलब कि ये ऐसा हो जाएगा। और फिर से आपके चौथे पे क्या कह रहा बच्चों, मिथाइल 1 2 3 4 और एक और रहेगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पे अब मिथाइल दे रहे हैं। हम देखिए कोई भी कायरल कार्बन नहीं बना। फिर कह रहा है कि 3 मिथाइल 1 पेंटीन, 3 मिथाइल 1 पेंटीन, अगर हम ऐसे लिखें यहाँ पे तो देखिए 3 4 5 हो गया, ठीक है। 1 2 3 पे मिथाइल दिया हुआ। अब अगर गौर से देखें बच्चों तो ये सेंटर बन गया कायरल सेंटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ये। अब अगर हम लोग 16 देखें 116, तो इसमें कह रहा टोटोमेरिज्म शो कौन करेगा, तो ये तो 2 ब्यूटीन है बच्चों, तो 2 ब्यूटीन में टोटोमेरिज्म हो ही नहीं सकता है, ठीक है। 2 ब्यूटीन में टोटोमेरिज्म नहीं होगा। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला बच्चों वो कुछ ऐसा होता है, ये है इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है लैक्टिक एसिड का। तो यहाँ पे भी देखें तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि एसिड यहाँ पे है तो एसिड ग्रुप यहाँ से H ले जाएगा, ठीक। फिर कह रहा 2 पेंटेनॉन, बेस से रिएक्शन हम लोग कराएंगे, तो 2 पेंटेनॉन की अगर हम बात करें बच्चों तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि हो जाएगा टोटोमेरिज्म, यहाँ से यहाँ कीटो फिनॉल टोटोमेरिज्म होगा, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिनॉल नहीं करेगा, फिनॉल चूंकि एरोमेटिक है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों, तो इस तरीके से आंसर हमारा सी हो गया।